सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश, उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए मित्रों, पहले भगवान महात्मा बुद्ध की कहानी के माध्यम से कुछ ज्ञान को प्राप्त करते हैं। भगवान महात्मा बुद्ध की धर्म सभा में एक व्यक्ति प्रतिदिन आया करता था और उनके प्रवचन सुना करता था। उसका यह क्रम 1 महीने तक चला, लेकिन उसके जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बुद्ध बार बार समझाते थे कि लोभ, दोष, मोह, माया, पाप, ये 3 पाप के मूल हैं, इन्हें त्याग दो। पर वह बेचारा इन बुराइयों से बचना तो दूर, इनमें और फंसता ही जा रहा था। बुद्ध कहते थे, क्रोध करने वाले पर जो क्रोध करता है उससे उसी का ही अहित होता है, इसलिए हमें क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। पर जो क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देता है, वह एक भारी युद्ध जीत लेता है। हैरान होकर वह बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम निवेदन करके बोला, भंते, 1 महीने से मैं आपके प्रवचन सुन रहा हूं, लेकिन मुझ पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा है। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? वह आदमी जवाब देता है, श्रावस्ती का भंते, श्रावस्ती का। यहाँ राजगिरी से श्रावस्ती कितनी दूर होगा? फिर वह आदमी बताता है, कैसे आते हो जाते हो? वह कहता है, सवारी से। कितनी समय लगता होगा? उसने जोड़ गांठ के बता दिया, इतना समय लगता है भंते। ठीक कहा आपने। अब यह बताओ, यहाँ बैठे बैठे राजगिरी पहुंच जाओगे? राजगिरी पहुंच जाओगे? कैसे पहुंचोगे? यह कैसे हो सकता है भंते? वहां पहुंचने के लिए तो चलना होगा। बुद्ध ने बड़े प्रेम से कहा, तुमने सही कहा, चलने पर ही मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। इसी प्रकार अच्छी बातों पर असर तभी पड़ता है जब उन बातों पर अमल किया जाता है। जब तुम उन बातों पर अमल करोगे, अपने जीवन में लाओगे, तभी वो बातें आपके जीवन में आएंगी और उसका फायदा आपको मिलेगा। वह बुद्ध की बातों से सहमत हो गया और उसी दिन से अपने जीवन में बुद्ध की बताई हुई सारी बातें उतार लेता है और उसका जीवन फिर से खुशियों से भर जाता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं आज के जो स्वास्थ्यवर्धक जानकारी है, शुगर। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानना जरूरी होता है, शुगर होता क्यों है, शुगर होने के कारण क्या है। मोटे तौर पर अगर उसके कारण को हम समझ जाते हैं और एक एक करके उस कारण को हटाते जाते हैं, तो जब एक एक करके उस कारण को हटा देंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपका शुगर लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है। ये आपका शरीर है, आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। आप खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, क्या खाने से मुझे शुगर हुआ और क्या छोड़ने से शुगर धीरे धीरे कम हो रहा है। दवा कोई इलाज नहीं है। दवा तो हम अपने संतुष्टि के लिए खाते हैं। मेरा शरीर, ये जो शरीर होता है, ये सारी बीमारी को स्वतः ठीक कर लेता है। तो सबसे बड़ा डॉक्टर आपका शरीर खुद है। सिर्फ और सिर्फ आप इसे आदेश तो करिए, क्या चीज ठीक करना है, क्या चीज हासिल करना है। तो दोस्तों, जैसे आप नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, उसके पीछे का कारण है। उसके पीछे का कारण क्या है? हमें पैसे चाहिए। पैसे क्यों चाहिए? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, घर की आवश्यकताओं को पूरा करने, बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर इस सारा कारण अगर हम हटा देते हैं तो मेरे पास बचता क्या है? कुछ नहीं। तो हम एक सन्यासी हो गए। हमें चाहिए क्या? 2 टाइम का भोजन चाहिए, कुछ कपड़े चाहिए पहनने के लिए, शरीर को ढकने के लिए।
तो सारे कारण उसी कारण अगर हमको शुगर आज हुआ है तो इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है। रीजन को समझने के लिए ये हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है ये हमें जानना होगा। जो आज तक रिसर्च है या जो हमारा आयुर्वेद कहता है, हमारा आयुर्वेद यही कहता है जब आपके शरीर या आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, जब ये 3 दोष आपके शरीर के डिसबैलेंस होते हैं, बिगड़ जाते हैं। किस कारण बिगड़ जाते हैं? आपकी दिनचर्या के कारण। तभी आपके शरीर में कोई भी बीमारी होती है, शुगर भी होता है, हार्ट ब्लड प्रेशर भी होता है, हार्ट अटैक भी होता है, जितनी सारी बीमारियां हैं। तो आपको इसके बारे में समझना होगा। और जो ये 3 दोष पाए जाते हैं, 3 दोष को बढ़ाने वाली जो भी चीजें हैं उसे नहीं खाना है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि आपके जो शरीर बना है 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से पृथ्वी भी बनी है और इन्हीं 5 तत्वों से हमारे शरीर का भी निर्माण हुआ है। ये एक प्रकार के पोषक तत्व है। जब भी आपके शरीर में कोई पोषक तत्व की कमी होती है तो उस पोषक तत्व की कमी की वजह से उससे संबंधित बीमारियां होती हैं। आपको पता है आपका शरीर में प्रोटीन, विटामिन की से ही निर्माण हुआ है। जब भी आपके शरीर में कोई प्रोटीन, विटामिन की कमी होती है तभी आप बीमार पड़ते हैं। जैसे विटामिन डी, कैल्शियम की कमी हो गई तो क्या हो गया? आपके शरीर की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। हड्डियों की विकास के लिए, हड्डियों की समस्या को दूर करने के लिए विटामिन डी और कैल्शियम युक्त हम भोजन लेते हैं या जिन चीज़ों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो लेते हैं। यानी कि आज आप लोग जागरूक हो रहे हैं, सब लोग जागरूक हो रहा है, सब लोग अपने डाइट को ऐसे मैनेज करते हैं जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। तो एक तरफ से ये हो गया। अगर आप ऐसे डाइट का चुनाव किए हैं जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं तो आपका शरीर बीमार नहीं होगा। एक तरफ से इससे सुरक्षा कर लीजिए, दूसरी तरफ से वात, पित्त, कफ को जितनी भी बढ़ाने वाली चीजें हैं उन्हें आप छोड़ दीजिए। उन्हें आप छोड़ दीजिए तो कभी नहीं होगा। अब ये कहा जाता है, कुछ रिसर्च ये कहते हैं कि मीठा खाना छोड़ दीजिए। मीठा नेचुरली मीठा खाइए जो नेचुरली होता है, लेकिन जो मीठा जिसमें प्रोसीजर किया गया है उसे नहीं लेना है। लेकिन जब शुगर हो गया है तो शुगर के समय हमें कोई मीठा नहीं लेना चाहिए, कोई मीठा नहीं लेना चाहिए। लेकिन उसके पहले शुगर होने के कारण को तो हटा दीजिए। शुगर आपको हो ही नहीं, सबसे पहले ये चाहिए। तो उस कारण क्या है? जैसे इसीलिए जान लीजिए, जब आपके शरीर का वात रोग बढ़ता है तो क्या होता है? आपके शरीर में 50 से 60% बीमारियां होती हैं। और शरीर का जब पित्त दोष बढ़ जाता है तो शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। और शरीर का जब कफ दोष बढ़ता है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं। तो वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जितनी चीजें हैं उन्हें आप छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। शुगर धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। और तीसरी चीज जो एक रिसर्च में सामने आया है वो ये कहता है, जब आपका पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, और पाचन तंत्र क्यों गड़बड़ होता है? जब वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली चीजें आप ज्यादा खाएंगे, कोई भी ओवर चीज खाएंगे तो क्या होगा? तो वो जब बढ़ेगा, वात, पित्त, कफ जब बढ़ेगा तो आपके शरीर में गैस, कब्ज, एसिडिटी बढ़ेगी। और यही गैस, कब्ज, एसिडिटी धीरे धीरे बनते बनते पेट से संबंधित गंभीर बीमारी पैदा कर देती है। जैसे कभी कभी गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, फिर यही भयानक रूप ले लेता है, अल्सर का रूप हो जाता है। और यही एसिडिटी जो पेट में बनती है, धीरे धीरे एसिडिटी बनते बनते रक्त में चली जाती है, तो रक्त की एसिडिटी हो जाती है। तो रक्त की एसिडिटी को दूर करने के लिए हम अल्काइन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, क्षारीय चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो हमें अपने खाने में भी कुछ बदलाव कर देना चाहिए, चेंजिंग कर देना चाहिए। जैसे करेला की सब्जी ज़्यादा खाना चाहिए, उस समय हमें लौकी की सब्जी, यानी जो हरी साग सब्जियाँ हैं, जो मतलब कड़वी हैं, जो तीखी सब्जियाँ हों, उसका कुछ प्रयोग करना चाहिए। इससे भी डाउन होता है, इससे भी डाउन होता है। ये चीज़ें तो हमें कुछ चेंजिंग करनी होगी अपने लाइफ स्टाइल में। और हमें अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग क्या करना है कि जैसे अपनी दिनचर्या में कुछ चेंजिंग कर दीजिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, शरीर भी हिलना डुलना चाहिए। तो चलिए कुछ बातों पर प्रकाश डालते हैं। वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं उसे आप पहले जान लेते हैं। कुछ कुछ जानते हैं क्या हमें खाना है, कुछ डेली रूटीन में अपने कुछ चेंजिंग करते हैं, और कुछ ऐसी मतलब चेंजिंग करके
उसे भी दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है, रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बना हुआ कोई वस्तु नहीं लेना है। सीधा नमक का आप यूज करिए, सफ़ेद नमक के स्थान पर या काला नमक ये सबसे बेस्ट होता है। डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, कोई भी ठंडी वस्तु, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ जैसे फ्रिज में रखा हुआ, ये सारी चीज़ें हमें नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें गैस एसिडिटी को बढ़ाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप त्याग दीजिए। अब ठंडा चीज़ क्यों नहीं लेना है? ठंडा चीज़ इसलिए नहीं लेना है, आपके शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। जब कोई भी ठंडी वस्तु लेते हैं, ये आपके पेट में जाता है, तो दोस्तों आपका शरीर दो काम एक साथ नहीं करता है, एक ही काम करता है। अब क्या करेंगे, ठंडा चीज आपके पेट में चला गया, एक तो जाते ही कोई ना कोई आर्गन को डिस्टर्ब कर देता है। दूसरी तरह दोस्तों, जब ये पानी आपका ठंडा या कोई भी ठंडा चीज या पानी आपके शरीर में जाएगा, तो आपका शरीर इसे अपने टेम्परेचर पर लाने के लिए, इसे गर्म करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। इसलिए हमें कभी भी कोई भी ठंडी वस्तु नहीं लेना चाहिए। रूम टेम्परेचर का लीजिए, नॉर्मल लीजिए। हाँ, कभी कभी कुछ पेशेंट को बताया जाता है या कुछ लोगों को बताया जाता है आपको ठंडी चीज़ की ज़रूरत है, उस समय आप ठंडी चीज़ लीजिए, नहीं तो हमें ठंडी चीज़ नहीं लेना है। ये सारे एसिडिक है, एसिडिटी को बढ़ाते हैं। कुछ और खाने के उसूल भी है। अगर खाने का नियम हम देखा जाए, प्राकृतिक नियम देखा जाए, तो जो हमारे खाने का प्राकृतिक नियम है और इसका आयुर्वेद में भी वर्णन किया गया है और रिसर्च भी सामने आता है कि जैसे खाने का प्राकृतिक नियम है, जब सूर्योदय हो जाए उसके 2 से ढाई घंटे बाद हमें खा लेना चाहिए और सूर्यास्त के 40 मिनट पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए। क्योंकि जो हमारे पेट में जठर होती है, जठराग्नि, इस सूर्य की रोशनी पर काम करती है। जैसे जैसे सूर्योदय सूर्यास्त होने को होता है, ये जठर काम करना स्लो कर देते हैं। इसलिए जब आप इस नियम को अपनाएंगे तो जो कुछ आप खाएंगे वो आपका खाना पच जाएगा, आपके शरीर में लगेगा, गैस एसिडिटी नहीं बनेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों प्रयास ये करिए, 7 से 8 बजे तक, शाम तक लेटेस्ट खा लीजिए। और रात का खाना हमें नाम मात्र खाना है, जैसे हमने खाना खाया ही नहीं है। जैसे एक सब्जी ले लीजिए या एक दो रोटी खा के भूख मिटा लीजिए, और खाने के बाद हमें उसी कंडीशन में बैठे रहना है 40 से 45 मिनट। उसके बाद हमें कम से कम 1000 कदम टहलना है। खाने और सोने के बीच का 2 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, कम से कम 2 घंटे का। तो जो कुछ आपने हल्का फुल्का खाए, खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, खाना पच जाएगा। जब आप रात में जाएंगे तो खाना आपका पच गया। अब आपका शरीर क्या करेगा, हीलिंग का काम करेगा। ये जो विषैले पदार्थ हैं, ये अंदर आपने इसे खा जाएगी, आपके शरीर विषैले पदार्थ को खा जाएगी और आपका शरीर पुनः निर्माण हो जाएगा, रिपेयर अपने आप हो। ये प्रक्रिया अपनाना है। और कुछ जागने की प्रक्रिया है, जैसे आपको सुबह उठना पड़ेगा। सुबह 4 से 5 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय वातावरण बहुत स्वच्छ होता है, ऑक्सीजन स्वच्छ होती है। इस वातावरण में वैसे भी आयुर्वेद कहता है सूर्योदय के 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे पहले हमें जग जाना चाहिए, जग जाना चाहिए। तो समय क्या हुआ, 4 से 5 बजे का बीच हुआ। तो 4 से 5 बजे के बीच उठने के बाद फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद आपको चला जाना है मॉर्निंग वॉक करने। मॉर्निंग वॉक में आपको अपने शरीर की क्षमता के अनुसार 4 से 5 किलोमीटर आपको कम से कम मॉर्निंग वॉक करना है। तो अगर आप किस उम्र में है उस पर डिपेंड करता है। तो आप उसमें तेज भी चलिए, थोड़ा सा तेज चलिए, फिर उसमें दौड़ भी लगा लीजिए, अपनी कार्य क्षमता के अनुसार दौड़ लगा लीजिए और इसे प्रयास करिए आधे घंटे में कवर करने का। और हो सके तो नंगे पाँव, नंगे पाँव ऐसे जमीन जहाँ पे हो, मिट्टी जहाँ पे हो, हरी घास जहाँ पे हो, वहाँ पे जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो जो उसकी बूंदें होती हैं वो आपके पैर में लगेगा, उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, ऊबड़ खाबड़ होता है, ऊंचा नीचा कहीं होगा तो उसका आपको प्रेशर पड़ेगा, आपके पैर के तालू में कंकड़ चुभेगा तो क्या होगा, एक को प्रेशर का काम हो गया, उसके भी बहुत सारे बेनिफिट है। अब ये करने के बाद आप वहीं बैठ के 2 योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाइए, सूर्य प्राणायाम करिए, वज्रासन करिए, कुछ ऐसे करिए। और अनुलोम विलोम जरूर करिएगा, 20 से 25 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं। इससे दोस्तों पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार हो जाता है।
उसके बाद वहीं पे कपालभाति बैठ के करिए, 10 से 5 मिनट कपालभाति कर लिए। इससे पाचन तंत्र आपका मजबूत होता है। अब वहीं पे योगा करिए, आपको 2 घंटे फिर बैठ के मेडिटेशन करना है। 15 से 20 मिनट आप मेडिटेशन करिए, उसमें सकारात्मक सोच रखिए, पॉजिटिव सोच करिए, इससे भी बहुत बेनिफिट है। अब वहाँ पे सूर्य की धूप हो जाती है, तो सूर्य की धूप भी बड़ा अहम रोल निभाती है। सूर्य की धूप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें विटामिन डी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जब यहाँ पे आप 15 से 20 मिनट रोज सूर्य की धूप में बैठ रहे हैं, तो आपके शरीर को भी एक डिटॉक्सिफाई कर देता है सूर्य की धूप। तो दोस्तों, ये 2 घंटे डेली आप वहाँ व्यतीत कर रहे हैं। उसके बाद आप घर आइए, घर आने के बाद जो प्रक्रिया उसे आपको करना है, मैं उसे बता रहा हूँ। अब हमें क्या खाना, वो तो हम समझ गए, क्या नहीं खाना है। अभी जान लेते हैं हमें खाना क्या है। आप अपने भूख के अनुसार आपके खाने में सभी प्रकार की, मतलब तीखी मीठी कुछ सब थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि हम एक चीज ही छोड़, लेकिन नेचुरली ही होना चाहिए। हरी साग सब्जी खूब खाइए, पत्तेदार साग सब्जियां खाइए आप अपने हिसाब से, लेकिन तली भुनी चीजों से थोड़ा सा इसमें दूरी बनाना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा। तली भुनी चीज़ें कम खाने का प्रयास करिए, बाहर की चीज़ें नहीं खाना है, ये हमने पहले बता दिया। ये सारी चीज़ें आपको अपने खाने में शामिल करना है। अब आपका ये सारी चीज़ें हो गया, तो दोस्तों कुछ ऐसे डाइट के बारे में बता रहे हैं जो आपके शुगर को भी हेल्प करेगा, आपके शरीर के कई तरफ से उसकी सुरक्षा भी करेगा। जैसे उसमें हर एक तरह के प्रोटीन्स, विटामिन भी पाए जाते हैं। तो उसमें क्या है, सबसे पहले लेना है मेथी दाना लेना है आधी चम्मच, अलसी का बीज 1 चम्मच लेना है, कद्दू का बीज 1 चम्मच लेना है, बादाम 7 से 8 पीस लेना है, किशमिश लेना है 15 ग्राम, और मूंग, ये मूंग साबुत लेना है 25 ग्राम। या जितना आप खा पा रहे हैं इसमें मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे मूंग की मात्रा घटा सकते हैं, किशमिश की मात्रा ये अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेथी दाना आधा चम्मच होगा। इसे लेने के बाद अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद मिट्टी के बर्तन में रात में इसे भिगो दीजिए। सुबह जब आप योगा मॉर्निंग वॉक करके आना है, उसके बाद बैठ करके आराम से इसे चबा चबा के खाना है, बैठ के आराम। बस इतना ध्यान रखना है, इसे खाने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और इसे खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है, जिससे ठीक से डाइजेस्ट हो जाए। अब दोस्तों, यहाँ पे हम आपको एक सलाद रिकमेंड करेंगे, एक सलाद चर्चा करेंगे, और इस सलाद में वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो सर्वगुण संपन्न है, और आपके ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर के लेवल को भी कम करता है, पाचन तंत्र को भी स्ट्रांग बनाएंगे। तो सलाद में क्या क्या है और सलाद खाने के क्या नियम है। सलाद खाने के कुछ उसूल है दोस्तों। सलाद को हमें खाने के साथ नहीं खाना है, खाने के स्थान पर हमें सलाद खाना चाहिए। यानी कि एक समय का खाना स्किप करके उस स्थान पे हमें सलाद जरूर खाना चाहिए। और सलाद आप खाते भी हैं, सलाद आपको पसंद है, लेकिन खाते कब हैं, खाने के साथ। खाने के साथ हमें सलाद नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज़, सलाद हमें कितनी खानी चाहिए। सलाद जितना हमारा वेट है, अपने वेट के 5% हम सलाद खा सकते हैं। जैसे आपका वेट 50 किलो है, तो 250 ग्राम आप सलाद लीजिए, एक टाइम में सलाद लीजिए। अब सलाद खाने के फायदे हैं, तो सारी चीज़ें आप खाएंगे, खाने के में जो चीज़ें नहीं पड़ी होती उसे भी आप खा लेंगे, उसी बहाना आप वो सारी चीज़ें भी लेते हैं। तो सलाद में क्या क्या होगा, गाजर ले लीजिए, गाजर 100 ग्राम से 50 ग्राम जो आप खा सकते हैं अपने हिसाब से, और एक मतलब वो बनाना है आपको एक प्लेट सलाद। तो गाजर हो गई आपके 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, अदरक ले लीजिए 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली उसी में ले लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच डाल लीजिए, पुदीना की 7-8 पत्ती ले लीजिए, हरी धनिया की पत्ती भी 2 चम्मच उसी में काट लीजिए, स्वादा अनुसार काला नमक ले लीजिए। अब इसमें आप टमाटर भी ले सकते हैं। ये आपका गाजर हो गया, कितना, जितना आपका वेट है उसका 5%। काटने के बाद अब आप जब भी सलाद खाइएगा, सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। इस सलाद को आप ऐसे खा सकते हैं, इसका पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। अब आप इसमें जीरा है, सब कुछ है, ये पाचन तंत्र को भी कंट्रोल करेगा, आपके शुगर लेवल को भी कंट्रोल करेगा। ये आपको सलाद रोज लेना है। अगर ऐसे खा पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो ये सारा चीज़ें लेने के बाद इसका एक जूस निकाल लीजिए, जूस निकाल के पी लीजिए। लेकिन जब इसको ऐसे पी लेते हैं तो उतना वो नहीं होता है। जब इसे चबा चबा के खाते हैं तो दोस्तों मुंह से लार या सलाइवा होती है, और वो आपके पेट में ज़्यादा जाती है, तो ज़्यादा फायदा होता है। तो इसीलिए चबा चबा के खाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा।
अब रात को एक प्रक्रिया आपको और करना है। क्या करना है? 1 गिलास दूध, अगर दूध गाय का मिल गया तो अति उत्तम है। गाय में भी 2-3 टाइप की गाय होती है, एक देशी गाय होती है, एक साहिवाल होती है और एक जर्सी होती है। अगर इसमें आपको देशी गाय मिल गई तो जान लीजिए अति उत्तम है। तो देशी गाय का दूध लेना है, बाहर का पैकेट का दूध नहीं लेना है, इसे खाने से कोई मतलब नहीं है। देशी गाय का दूध लेना है और उसी दूध में आपको लेना है 1 चम्मच त्रिफला पाउडर। अब त्रिफला पाउडर के बहुत सारे फायदे हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन है वो भी दूर कर देगा, आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कम कर देगा। तो दोस्तों आपको लेना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, अब उसी दूध में मिला करके रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है और इसे लेने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत सोना नहीं है, जिससे आपका दूध ठीक ढंग से पच जाए। नहीं तो गैस एसिडिटी होता है, पी के तुरंत आप सोएंगे। दूध पीने के बाद बस पानी वानी नहीं पीना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये दूध रोज आप पीजिए। जब आपका पेट साफ होने लगे तो आप 1 महीना 15 दिन लगातार पीजिए, फिर इसे बीच में स्किप कर दीजिए, बीच में बंद कर दीजिए, फिर आप 15-20 दिन बाद स्किप किए के बाद फिर आप ले सकते हैं। यानी कि छोड़िए लीजिए, कोई चीज़ कंटिन्यू नहीं लेना चाहिए, किसी चीज़ का आदी नहीं बनना चाहिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे तो आपका डाइजेशन भी सही हो जाएगा और आपका ब्लड शुगर लेवल अपने आप कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है जब आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं होता करता है, तो इसके लिए आपको वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली वस्तुएं हैं उन्हें आपको नहीं खाना है, उन्हें आपको स्किप कर देना है, छोड़ देना है। और ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 21 दिन। और खाना खाने के भी कुछ नियम है। जब भी खाना खाइए उसे 32 बार चबा करके खाइए। खाना खाते समय हो सके तो पानी मत पीजिए, अगर ज़रूरत है घूट घूट ले सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद पानी पिएंगे तो आपका डाइजेशन सही रहेगा। ये नियम आप अपनाना पड़ेगा। खाना हमेशा बैठ के चबा चबा के खाइए। खाना भूख से जितना आपको लगी है उसका 70% ही खाइए। 30% अपने पेट को खाली रखिए, 40% अपने पेट को खाली रखिए, जिसमें जब आपको प्यास लगे पानी पी सकते हैं। 10-15% हमेशा पेट को खाली रखना चाहिए, हमें कभी भी ठूक। और जब तक खूब भूख ना लगे हमें खाना नहीं खाना चाहिए, जब बढ़िया से भूख लगे तभी हमें खाना खाना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेगी। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी सत्य है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, सब लोग इस जानकारी को अपनाएं और घर पर स्वस्थ और निरोग रहें।